संविधान सभा से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रेम बिहारी रायजादा ने अपने हाथों से संविधान को लिखा था। ये क्वेश्चन तैयार हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा का क्या तैयार किया था? प्रारूप तैयार किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहते हैं। नंदलाल बोस ने संविधान पर क्या किए थे? चित्रकारी किए थे, यानी उसमें डिजाइन करने का काम नंदलाल बोस का था और हाथों से लिखने का काम प्रेम बिहारी रायजादा जी का था। संविधान को मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, केवल अंग्रेजी भाषा में। बाद में हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया। मूल संविधान को संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है। जो पुराना वाला संसद भवन था वहीं पर अब तो नया भी बन चुका है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके मात्र 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को एक और बैठक हुआ, तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कर दिया? उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिया, ठीक है, प्रस्तावना के लिए। उसके बाद 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि संविधान बनाने में टोटल कुल कितनी बैठकें की गई हैं। लास्ट वाला तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन संविधान सभा के लिए कुल कितनी बैठक हुई ये आप कमेंट करके बताइएगा। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान को अपनाया गया। और संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को ही, यानी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों 24 जनवरी 1950 को ही अपनाए गए थे। राज्यसभा हिंदी को, राज्यसभा नहीं होगा, राजभाषा होगा। राजभाषा हिंदी को स्वीकार किया गया। कब किया गया? 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया था। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ को कब स्वीकार किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। जिस दिन हमारा भारत देश गणतंत्र हुआ था उसी दिन सारनाथ के अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। कब किया गया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और आप जानते भी हैं, पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव थे, जिनका पूरा नाम बेनेगल नरसिम्हा राव था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संविधान सभा के लिए निर्वाचन क्या हुआ? तो 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीटें प्राप्त की, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें प्राप्त की, जबकि कुल सीटों की संख्या 289 थी। और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया गया था और 10 लाख की जनसंख्या पर एक विधानसभा का सदस्य था। संविधान सभा में कुल महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। काफ़ी बार ये क्वेश्चन अनेक एग्जाम्स में पूछा गया है। अब आगे देखते हैं कि प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति, सब एक ही समिति का नाम है। इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था, याद रखिएगा। अच्छा, उद्देश्य क्या था प्रारूप समिति का? तो संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर कुल सदस्यों की संख्या 7 थी प्रारूप समिति में, लेकिन अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को छोड़ दें तो 6 लोग थे। याद रखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। अध्यक्ष सहित पूछा है कि अध्यक्ष छोड़ के पूछा है? अध्यक्ष छोड़ के पूछेगा तो 6 आंसर होगा, अध्यक्ष को लेकर पूछेगा तो 7 आंसर होगा। कौन कौन सदस्य थे उन्हें भी देख लीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो अध्यक्ष ही थे और BL मित भी थे, KM मुंशी भी थे, मोहम्मद सादुल्ला भी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे,
एन गोपाला स्वामी अय्यर भी थे, डीपी खेतान भी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान के अंगीकरण की तिथि क्या है? तो 26 नवंबर 1900। 3 बातें और भी याद रख लीजिए कि संविधान को बनाने में उस समय लगभग 64 लाख रुपए का खर्च हुआ था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 60 देशों का संविधान भी पढ़ा गया था हमारे भारतीय संविधान को बनाने के लिए। चलिए आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में दूसरा चैप्टर है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख संविधान के भाग 1 में किया गया है और वो भी अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक। अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है? संघ है। भारतीय संघ में 3 प्रकार के राज्य हैं। कौन कौन? राज्यों का राज्य क्षेत्र है, केंद्र शासित क्षेत्र है और अर्जित किए गए भूभाग है। ये 3 प्रकार के राज्य भारतीय संघ में शामिल हैं। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है और यदि भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल करना हो तो यह काम कौन करेगी? संसद करेगी। अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना या वर्तमान राज्यों के नाम या सीमा में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अनुसार किया जाता है और यह काम भी कौन करती है? संसद ही करती है। तो फिर अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अंतर क्या है? अनुच्छेद 2 में यह बताया गया है कि केवल नए राज्य का प्रवेश या स्थापना किया जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 3 के अनुसार स्थापना या वर्तमान राज्यों के नामों में भी या सीमा में भी परिवर्तन किया जा सकता है। और यह परिवर्तन किस बहुमत के द्वारा होता है? तो साधारण बहुमत के द्वारा होता है। यह भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। भाषा के आधार पर राज्यों की मांग। भाषा के आधार पर राज्य बनाने वाला अगर क्रम देखें तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था? 1953 में ही। राज्य पुनर्गठन आयोग तो बना था 1953 में, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना था? 1956 में। ये दोनों कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिएगा। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष बने थे कौन थे? फजल अली थे और सदस्य के रूप में हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार भारतीय राज्यों की 4 श्रेणियां ABCD बनाई गई थी और इनको तोड़कर कितने राज्यों में बांटा गया था? उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, जबकि आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना है? तो 2019 में बना है, 5 अगस्त 2019 को। लद्दाख भी 5 अगस्त 2019 को ही बना था, क्योंकि जम्मू कश्मीर से ही काट के बनाया गया था। तेलंगाना राज्य कब बना था? 2 जून 2014 को। छत्तीसगढ़ राज्य कब बना था? 1 नवंबर 2000 को। और उत्तराखंड राज्य कब बना था? 9 नवंबर 2000 को। किससे काट के? उत्तर प्रदेश से काट के। छत्तीसगढ़ किससे काटा गया था? मध्य प्रदेश से। झारखंड बिहार से काटकर 15 नवंबर 2000 को बनाया गया था। और गोवा, दमन दीव और दादर नागर हवेली किनका क्षेत्राधिकार था? पुर्तगालियों का क्षेत्राधिकार था। 1961 में तीनों क्षेत्र किसमें शामिल हो गए? भारत में शामिल हो गए। और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 1987 में। जबकि पुर्तगालियों से कब छीना गया था? 1961 में। बात करते हैं पांडिचेरी या पुदुचेरी के बारे में। यह फ्रांसीसियों का क्षेत्राधिकार था। भारत में शामिल 1953 में हुआ था और वो भी नवंबर में। पांडिचेरी पूर्ण राज्य का दर्जा कब पाया? तो 1962 में पाया था। बात करते हैं सिक्किम के बारे में। चोंग्याल वंश का क्षेत्राधिकार के अंतर्गत यह था। सहराज्य बना था 1974 में। भारत का सहराज्य बना 1974 में, क्योंकि पूरी तरह से शामिल नहीं हुआ था। और पूर्ण राज्य कब बन गया? तो 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को दे दिया गया। दमन दीव और दादर नागर हवेली को एक कर दिया गया। 26 जनवरी 2020 को दमन दीव और दादर नागर हवेली को मिला दिया गया है और इनकी राजधानी दमन को बनाया गया है। आप सोच रहे होंगे कि आर्टिकल 4 के बारे में क्यों नहीं बताया। तो आर्टिकल 4 में सिर्फ इतना सा बताया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के द्वारा अगर कोई भी संशोधन किया जाता है तो वो संविधान संशोधन 368 के अनुसार नहीं माना जाएगा। सिर्फ इतना बताया गया है। आज के वीडियो में हम लोग तीसरा टॉपिक नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 2 में किया गया है और अनुच्छेद कहां से कहां तक?
तो 5 से लेके 11 तक। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक होगा, किसी राज्य का नहीं होगा। कहने का मतलब कि हमारे देश में वर्तमान टाइम में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन राज्यों के हम निवासी होते हैं, नागरिक नहीं होते हैं। नागरिक सिर्फ हम भारत के होते हैं। अमेरिका में तो दोहरी नागरिकता है, केंद्र की अलग है और राज्य की अलग है। वर्तमान समय में प्रत्येक देश में 2 प्रकार के नागरिक होते हैं। कौन कौन? उस देश के मूल नागरिक होते हैं और विदेशी नागरिक होते हैं। विदेशी नागरिक भी 2 प्रकार के होते हैं, विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु। मतलब मित्र देश के जो नागरिक होते हैं वो विदेशी मित्र, और जो शत्रु देश के नागरिक होते हैं वो विदेशी शत्रु होते हैं। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होने वाले कुछ अधिकार हैं। उन अधिकारों को पेपर में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। उन अधिकारों को हम लोग आगे देख लेते हैं। तो ये 4 प्रकार के अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को ही मिलते हैं। पहला, भारत का सर्वोच्च पद प्राप्त करने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है। संवैधानिक पद प्राप्त करने का भी अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है। चुनाव लड़ने का भी अधिकार और मतदान करने का भी अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है। और ये अधिकार किन आर्टिकल्स के द्वारा मिलते हैं? तो 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 आर्टिकल हैं जो कि केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही अधिकार देते हैं। याद रखिएगा, पेपर में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? संसद के पास है। संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया था और इस अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से ली जा सकती है? 5 प्रकार से ली जा सकती है। जन्म के द्वारा, वंश के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा और भूमि अर्जन के द्वारा। ये 5 प्रकार हैं जिससे कि भारत की नागरिकता ली जा सकती है। और नागरिकता का अंत भी हो जाता है। किन परिस्थितियों में नागरिकता का अंत होता है? नागरिकता से वंचित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। संसद चाहेगी तो किसी का भी नागरिकता रद्द कर सकती है। इसके निम्न आधार हैं। क्या? युद्ध काल में यदि कोई भी व्यक्ति शत्रु देश की सहायता करता है तो उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा और उसकी नागरिकता रद्द हो जाएगी। संविधान के प्रति यदि कोई अविश्वास रखता है उसकी भी नागरिकता रद्द की जा सकती है। स्वेच्छा से भारत की नागरिकता यदि कोई छोड़ता है तो उसकी भी नागरिकता रद्द हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण करता है तो दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते ही भारत की नागरिकता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। बिना सूचना दिए लगातार यदि कोई 7 वर्षों से भारत से बाहर रह रहा है और भारत सरकार को इसकी जानकारी नहीं है तो उसकी भी नागरिकता रद्द की जा सकती है। जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय से ही भारत में किस तरह से नागरिकता प्राप्त हुई उनके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि इन सभी आर्टिकल से पेपर में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 5 के बारे में। क्या बताया गया इसमें? संविधान लागू होने के समय व्यक्ति का जन्म यदि भारत में हुआ हो या उसके माता और पिता का जन्म भारत में हुआ हो या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से, अर्थात हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो यदि कोई 1945 से भारत में रह रहा था तो उसको स्वतः ही नागरिकता मिल गई। और अनुच्छेद 6 में क्या है? तो अनुच्छेद 6 में बताया गया है कि पाकिस्तान से भाग के यदि कोई भारत आया तो उसको किस तरीके से नागरिकता मिलेगी, इसका उल्लेख किया गया है। और ठीक इसके विपरीत अनुच्छेद 7 में बताया गया है। अनुच्छेद 7 में यह कहा गया है कि भारत से यदि कोई पाकिस्तान जाता है तो उसकी नागरिकता के लिए क्या क्या प्रावधान है, ये अनुच्छेद 7 में है। ये दोनों कंफ्यूज करते हैं, तो आप इस तरह याद कर सकते हैं। 6 और 7 में क्या है? तो 6 में यह बताया गया है कि पाकिस्तान से कोई भारत आया उसके लिए है, और 7 में ये बताया गया है कि भारत से कोई पाकिस्तान जाता है उसके लिए प्रावधान है। तो पहले आएंगे फिर जाएंगे, पहले आएंगे फिर जाएंगे, ऐसे आप याद कर सकते हैं। और अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में नागरिकता का प्रावधान है। आर्टिकल 9 में बताया गया है स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देने पर भारत का नागरिक नहीं रहना, क्योंकि भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। और अनुच्छेद 10 में क्या है? नागरिकता के अधिकार का बने रहना, मतलब किन परिस्थितियों में नागरिकता का अधिकार बना रहता है, ये आर्टिकल 10 में बताया गया है। आर्टिकल 11 में बताया गया है कि नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। आज
के वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है वो संविधान के भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और मूल अधिकार की विचारधारा कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। और मूल अधिकार जरूरी क्यों है? तो व्यक्तित्व के विकास के लिए जो अधिकार आवश्यक होते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? मूल अधिकार कहते हैं। जैसे शिक्षा, आवास, चिकित्सा, सुरक्षा, भोजन और रोजगार, ये 6 चीजें हैं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी होती हैं। और मौलिक अधिकार जो है ये वाद्य योग्य है, यानी यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायालय का सहारा ले सकते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय को माना गया है। और 26 जनवरी 1950 के समय हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन इस समय हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि 7वां मौलिक अधिकार जो था वो संपत्ति का अधिकार था और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसको हटा दिया गया और हटा के अनुच्छेद 300 के ए में ले जाकर रख दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार कौन कौन है और किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक है, यही हमको पढ़ना है, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछा ही जाता है। नंबर 1 है समता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार और नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे ही यानी अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, और समता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का उल्लेख 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक। संस्कृति का और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ है? तो अनुच्छेद 32 में ही है। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग सभी आर्टिकल्स के बारे में देखते हैं। इसके पहले देख लेते हैं संपत्ति के अधिकार को। मैं अभी आपको बताया भी हूँ कि 26 जनवरी 1950 के समय हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। अनुच्छेद 19 के 1 के 4 में और अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 के ए कहिए या क कहिए उसमें रख दिया गया। और अनुच्छेद 19 के 6 में संपत्ति की चर्चा की गई थी, जबकि अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई थी। अब देखते हैं हम समता के अधिकार के बारे में। समता के अधिकार में पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या है? तो विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण, अर्थात कानून की नजर में सभी लोग क्या है? बराबर होंगे। कानून अमीर गरीब और गरीबी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ये कितना लागू होता है ये आप भी जानते होंगे। अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन यह भी आज भी हमारे समाज से नहीं गया है। आज भी भेदभाव किया ही जाता है। दुकानों, सड़कों, होटलों, सार्वजनिक आदि स्थानों पर धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान एवं लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 निषेध करता है। आर्टिकल 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर मिलेगा, लेकिन अवसर देते समय राज्य योग्यता का क्या कर सकता है? निर्धारण कर सकता है। इसी के तहत आरक्षण भी मिलता है, आप जानते हैं। और अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया है? अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत के अंत के बारे में बताया गया है। अच्छा, अस्पृश्यता का निवारण कैसे किया जा सकता है? तो कुछ तरीके हैं। शिक्षा द्वारा यानी लोगों को शिक्षित करके इसका निवारण किया जा सकता है, और जन जागरण के द्वारा भी, सम्मेलन आयोजित करके भी बता के लोगों को कि इस भेदभाव उचित नहीं है मानव समाज के लिए। कानून बनाकर भी छुआछूत का अंत किया जा सकता है। अस्पृश्यता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। और संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब लाया था? तो 1955 में लाया था।
अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। पुरस्कार उपाधि की श्रेणी में नहीं आता है, ये याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और राज्य क्या कर सकता है, शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधि दे सकता है, किसी अन्य क्षेत्र में नहीं दे सकता। और कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। कोई भी विदेशी नागरिक जो भारत सरकार के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर है, किसी विदेशी राज्य से कोई भी पुरस्कार या भेंट बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं ले सकता। अनुच्छेद 19 से 22 तक क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 में क्या है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 को कितने भागों में बांटा गया है, 5-7 भागों में बांटा गया है, वो सभी हम एक एक करके देखते हैं। अनुच्छेद 19 के क में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, और प्रेस की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 के क में ही है। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अच्छा, अनुच्छेद 19 हमें क्या देता है, अनुच्छेद 19 का क हमें बोलने की स्वतंत्रता देता है, विचार देने की स्वतंत्रता देता है, भाषण देने की स्वतंत्रता देता है, ध्वज फहराने की स्वतंत्रता देता है, और जानने की स्वतंत्रता यानी जो आरटीआई हम लोग लगाते हैं, तो आरटीआई की भी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का क ही देता है। अनुच्छेद 19 के 1 के ख में क्या बताया गया है, शांतिपूर्वक सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 के ख में है। 19 के 1 के ग में क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। घ में क्या है, भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता। अंग में क्या है, कहीं पर बसने की स्वतंत्रता, यानी घर बना के किसी भी राज्य में आप रह सकते हैं। और अनुच्छेद 1 के 6 में कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में क्या बताया गया है, अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के लिए संरक्षण, यानी यदि आप किसी गलती के लिए आप दोषी पाए गए हैं, तो जब तक वो दोष सिद्ध नहीं किया जाता है, उस कंडीशन में जो भी आपको संरक्षण मिलते हैं वो अनुच्छेद 20 के अनुसार ही मिलते हैं। किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक कि कानून का उल्लंघन न करे, और उस व्यक्ति को वही दंड दिया जाएगा जो उस कानून के उल्लंघन करने पर निर्धारित हो। यानी किसी को संविधान में संशोधन करके किसी को दंड नहीं दिया जा सकता। अपराध करने के टाइम पर जो भी कानून बना है उसी कानून के तहत उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा, और कानून का एक बार उल्लंघन करने पर एक ही बार दंड दिया जा सकता है, एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। कुछ आरक्षण के बारे में भी बात किया गया है। तो महिलाओं के आरक्षण की बात अनुच्छेद 15 के 3 में की गई है, और ओबीसी एससी एसटी के लिए कहाँ किया गया है, तो 15 के 4 में। कुछ शिक्षण संस्थाओं के अनुदान की बात जो है अनुच्छेद 15 के 5 में की गई है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण 104वां संविधान संशोधन के द्वारा और कहाँ किया गया, तो अनुच्छेद 15 के 6 में किया गया। चलिए अब देखते हैं अनुच्छेद 21 को। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार निम्न मौलिक अधिकार प्राप्त है। कौन कौन है, तो शादी करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के अनुसार ही है। निजता यानी जिसको गोपनीयता का अधिकार भी कहते हैं वह भी अनुच्छेद 21 में है। चिकित्सा पाने का भी अधिकार अनुच्छेद 21, शिक्षा का अधिकार भी अनुच्छेद 21, और ये किसने निर्णय दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और उसके बाद प्रदूषण मुक्त जल पीने का भी अधिकार क्या है, अनुच्छेद 21 में ही दिया गया है। रहने के लिए आवास का अधिकार अनुच्छेद 21 ही है। विदेश यात्रा का अधिकारी भी अनुच्छेद 21 है, और फुटपाथ पर व्यापार करने का भी अधिकार अनुच्छेद 21 है। फांसी में विलंब का अधिकार भी क्या है, अनुच्छेद 21 है, यानी फांसी में विलंब हो गया तो फिर आपको फांसी नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 21 के क में देखते हैं क्या है, तो अनुच्छेद 21 के क में शिक्षा का अधिकार है, जिसको कि संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। किस संशोधन के द्वारा, तो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य रूप से दिया जाएगा, और इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है। अनुच्छेद 22 में क्या है, तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निवारक कानून से संबंधित जो संरक्षण है वो किस में दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 22 में दिए गए हैं। और किसी भी व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह कानून का क्या ना करे, उल्लंघन न करे। इसके अलावा व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण भी बताया जाएगा तथा उसे मनपसंद का वकील करने की भी अनुमति है। लेकिन आप जानते ही हैं पुलिस के द्वारा कितना कारण बताया जाता है, बिना कारण बताए आपको ले जाके आम आदमी को जेल में ठोक दिया जाता है। गिरफ्तारी व्यक्ति को गिरफ्तारी की तिथि से कितने देर के अंदर कोर्ट के सामने पेश करना होगा, तो मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के भीतर पेश करना होगा। उसमें ध्यान रखिएगा जो आने जाने वाला टाइम होता है उसको नहीं जोड़ा जाता है, जो यात्रा का टाइम लगा होता है उसको छांट कर 24 घंटा लिया जाता है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 और 24 में बताया गया है।
तो 23 में क्या है, मानव के साथ दुर्व्यवहार, बेगार तथा बलात् श्रम का निषेध किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 23 में दिया गया है। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक यानी जो विदेशी है और भारतीय नागरिक है दोनों के लिए प्राप्त है। अनुच्छेद 24 में क्या बताया गया है, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को क्या नहीं कर सकते हैं, आप जोखिम भरे काम में या उद्योग में नहीं लगा सकते हैं, अगर लगाएंगे तो आप पर दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक किया गया है। अनुच्छेद 25 में बताया गया है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म के अभ्यास तथा प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दिया गया है। अनुच्छेद 25 के ही अनुसार जो सिख लोग होते हैं वो 5 प्रकार के, जैसे कृपाण धारण कर लेते हैं, उसमें 5 प्रकार के कंघा, कटार, काड़ा वगैरह, कच्छा वगैरह होता है। और अनुच्छेद 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता भी है। अनुच्छेद 26 के अनुसार कोई भी धार्मिक रूप से संगठित हो सकता है और संपत्ति क्या कर सकता है, खरीद सकता है तथा खरीदी गई संपत्ति को देख रेख भी कर सकता है। और अनुच्छेद 27 में बताया गया है कि किसी धर्म के विकास के लिए टैक्स का छूट है, वो अनुच्छेद 27 में बताया गया है। और अनुच्छेद 28 क्या है, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने तथा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की भी स्वतंत्रता है, यानी मन करे तो आप उपस्थित हो सकते हैं, नहीं मन करे तो नहीं भी हो सकते हैं, कोई दबाव नहीं है। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन मदरसा इसका अपवाद है। इसके अलावा अर्ध सरकारी शिक्षण संस्थाओं में बच्चों से पूछकर, यदि बच्चे छोटे हैं तो वो माता पिता से पूछकर शिक्षा दिया जा सकता है, लेकिन न्यास ट्रस्ट के विद्यालय में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। चलिए अब देखते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। तो 29 में बताया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा धर्म और भाषा के आधार पर दी गई है। याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि अल्पसंख्यक की परिभाषा किस आधार पर दी गई है, तो धर्म और भाषा के आधार पर। जो धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हैं वे लोग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति, कल्चर को नष्ट होने से बचा सकते हैं। और वर्तमान समय में 6 समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय में रखा गया है। किसको किसको, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसी को। ये 6 धर्म हैं जो कि अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 30 में बताया गया है अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी मनपसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का भी अधिकार है, वो कर सकते हैं अनुच्छेद 30 के अनुसार। धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय स्कूल खोल सकते हैं, इसी के आधार पर मदरसा खोला जाता है। अंत में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या बोला है, संविधान की आत्मा बोला है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अनुसार रीट जारी करता है। 5 प्रकार के रीट जारी करता है, जिसमें याचिका का अर्थ होता है आदेश, प्रलेख या लेख। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या कहते हैं, बंदी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा जब ये रीट जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो दूसरा रीट है परमादेश। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का मतलब होता है हम मना करते हैं। उत्प्रेषण का मतलब होता है पूर्णतया सूचित कीजिए। और अधिकार परीक्षा का मतलब होता है आपका अधिकार क्या है। और भी देख लीजिए अनुच्छेद 33, 34 और 35 के बारे में भी, हालांकि यहाँ से प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। सैनिकों, अर्धसैनिक बलों और खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 33 के अनुसार। और अनुच्छेद 34 में क्या है, मार्शल लॉ या सेना का कानून लागू होने पर मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध अनुच्छेद 34 के अनुसार। जबकि अनुच्छेद 35 में क्या है, मूल अधिकार के संबंध में कानून बनाने का अधिकार कौन है, तो संसद के पास है। कानून बनाने की अधिकार किसके पास है, तो अनुच्छेद 35 के अनुसार है, संसद के पास है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के कहाँ किया गया है, तो संविधान के भाग 4 में किया गया है। और अनुच्छेद पूछा जाए तो 36 से लेके 51 तक। अब हम लोग 36 से लेके 51 तक के अनुच्छेदों को एक एक करके देखेंगे। जो उसमें इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं बता दूंगा, आपको याद कर लीजिएगा जरूर। और कुछ इसमें है जो कि नहीं पूछे गए हैं आज तक एग्जाम में, ना पूछेंगे। नीति निर्देशक तत्व जो है किसका कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है। जबकि व्यक्तियों के लिए कौन सा कर्तव्य बनाया गया है, मौलिक कर्तव्य बनाया गया है, जो 4A में है। नीति निर्देशक तत्व की विचारधारा कहाँ से ली गई है, तो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और नीति निर्देशक तत्व जो है वाद्य योग्य या न्याय योग्य नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा हुआ कि यदि कोई भी राज्य अगर नीति निर्देशक तत्व का पालन नहीं करता है तो आप न्यायालय में जाके राज्य के खिलाफ शिकायत नहीं
नहीं कर सकते हैं। वो राज्य के ऊपर है, डिपेंड करता है कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों का पालन करता है या नहीं करता है। इसी वजह से केटी शाह ने इसको क्या बोला है, बोला है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहा है कि ये एक चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार दिया जाएगा। बैंक चाहेगा तो देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। और लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा जो है वो नीति निर्देशक तत्वों में ही देखने को मिलते हैं। ये वही है जो मैं अभी आपको बताया हूँ कि केटी शाह ने चेक बोला है जो बैंकों की सुविधा के अनुसार दिया जाता है। अंबेडकर ने क्या बोला है, संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। किसको बोला है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। जबकि अनुच्छेद 32 को सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला है, संविधान की आत्मा बोला है। और नीति निर्देशक तत्वों को क्या बोले हैं, वो अनोखी विशेषता बोले हैं। और 36 में क्या है, तो राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा दी गई है। और राज्य का अर्थ क्या होता है, तो कानून बनाने वाली संस्था है। और इस कानून बनाने वाली संस्था में कौन कौन शामिल होते हैं, संसद होती है, केंद्र सरकार होती है, और राज्य का विधानमंडल होता है, और राज्य की सरकार भी होती है। अनुच्छेद 37 में क्या बताया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें निहित सिद्धांत शासन व्यवस्था के कैसे होते हैं, मौलिक प्रकृति के होते हैं। ये अनुच्छेद हम आज तक कभी किसी एग्जाम में पूछते हुए नहीं देखे हैं। इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ लीजिए एक बार, ताकि दिमाग में रहेगा। अनुच्छेद 38 देखिए, इससे प्रश्न पूछा गया है, राज्य कल्याण की वृद्धि के लिए क्या करेगा, कार्य करेगा। ये राज्य का कर्तव्य होगा। जैसे राज्य क्या करेगा, आय की असमानता को दूर करने का भी प्रयास करेगा। और 39 भी काफी इंपॉर्टेंट है, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ये किसके द्वारा बताया गया है, तो अनुच्छेद 39 के द्वारा बताया गया है। ये राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था लागू करेंगे। और अनुच्छेद 40 तो काफी फेमस है, ये तो आपके जुबान पे होगा, याद भी होगा। ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में अनुच्छेद 40 में बताया गया है। ग्राम पंचायतों के गठन का उद्देश्य क्या है, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। मतलब ये हुआ कि शासन का एकदम ग्राम स्तर तक विभाजन हो, इसी के लिए अनुच्छेद 40 बनाया गया है। अर्थात शासन को कई स्तर पर बांटकर शासन व्यवस्था का संचालन करना ही क्या है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। और इसका उल्लेख कहाँ है, तो आर्टिकल 40 में। अनुच्छेद 41 में बताया गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, जैसे कि वृद्धावस्था में पेंशन वगैरह मिलता है, और बेकारी में भी बेरोजगारी भत्ता मिलता है, और अंगहीनता, अगर किसी की दुर्घटना में कोई अंग छीण हो जाता है तो उसके लिए भी सरकार कुछ अनुदान देती है। और बेरोजगारी भत्ता कार्यक्रम तथा वृद्धा पेंशन अनुच्छेद 41 के अंतर्गत ही दिए जाते हैं। अनुच्छेद 42 में बताया गया है कि काम की न्याय संगत एवं मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता, महिलाओं को न्याय संगत काम मिलना चाहिए। ये किस में बताया गया है, तो आर्टिकल 42 में बताया गया है। और गर्भावस्था के समय महिलाओं को क्या मिलना चाहिए, अवकाश मिलना चाहिए। ये राज्य का कर्तव्य है, अनुच्छेद 42 में बताया गया है। इसको मातृत्व अवकाश के नाम से भी जानते हैं। अनुच्छेद 43 में बताया गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी हो, उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। और श्रमिक वर्ग को राज्य एक क्या करेगा, निर्धारित मजदूरी उपलब्ध कराएगा। ये अनुच्छेद 43 में है। मनरेगा कार्यक्रम और कुटीर उद्योग अनुच्छेद 43 के आधार पर ही चलाए जाते हैं। अनुच्छेद 44 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। एक समान सिविल संहिता के बारे में किसमें बताया गया है, या इसी को समान सिविल कोड के नाम से भी जानते हैं, ये अनुच्छेद 44 में बताया गया है। इसमें राज्य का क्या कर्तव्य होगा, राज्य एक समान कानून बनाए तथा समान लागू करने का प्रयास करेगा। और कानूनों को लागू करते समय कोई भी भिन्नता नहीं होनी चाहिए, ये राज्य का कर्तव्य होगा। और हमारे देश में मात्र गोवा एक ऐसा राज्य है जिसमें समान सिविल संहिता लागू है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत राज्यों का ये कर्तव्य होगा कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल्यावस्था तथा शिक्षा की अवस्था की देख रेख कौन करेंगे, राज्य सरकारें करेंगी। और 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया। आंगनबाड़ी जो कार्यक्रम चलाया जाता है, ये अनुच्छेद 45 के आधार पर ही चलाया जाता है। अनुच्छेद 46 में क्या बताया गया है राज्यों के कर्तव्य के लिए, राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा दुर्बल वर्गों के अर्थ तथा शिक्षा तथा संबंधी हितों को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। ये अनुच्छेद 46 में। जैसे कि राज्य अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों एवं दुर्बल वर्गों के लिए निःशुल्क कोचिंग संस्थान, उत्तर प्रदेश में अभियोदय योजना के तहत फ्री कोचिंग चलाया जा रहा है, अनुच्छेद 46 के ही अनुसार चलाया जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी फ्री कोचिंग की व्यवस्था करेगा, ये राज्य का कर्तव्य होगा, अनुच्छेद 46 के अनुसार।
अनुच्छेद 47 में राज्यों का कर्तव्य है कि पोषाहार स्तर, जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार का प्रयास राज्य करेगा और अल्कोहलिक पदार्थों का प्रयोग किस रूप में? औषधि के रूप में कर सकते हैं। लेकिन आदमी क्या करते हैं? धीरे धीरे औषधि के रूप में न प्रयोग करके गटर गटर ढरकाने लगते हैं, जिसकी वजह से राज्य चाहे तो क्या कर सकता है? पोषाहार स्तर और स्वास्थ्य प्रभावित होने से बचाने के लिए वो राज्य दारू का प्रतिबंध भी लगा सकता है, जैसा कि बिहार में लगाया भी गया है। इसी अनुच्छेद को आधार बनाकर बिहार में दारू बंद कर दिया गया। अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य का ये कर्तव्य है कृषि एवं पशुपालन का संगठन करेगा और राज्य कृषि के विकास के लिए ऋण भी कर्जा दे सकता है, कम ब्याज पे सिंचाई की व्यवस्था करेगा, उन्नतिशील बीजों की व्यवस्था करेगा, पशुपालन के विकास के लिए अच्छी नस्लों के पशुओं का वध प्रतिबंध भी, जैसे कि उत्तर प्रदेश में ये भुच्चड़खाने बंद कराए गए अनुच्छेद 48 को ही आधार बनाकर। और अनुच्छेद 48 में एक क जोड़ा गया, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों का सुरक्षा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 48 ये याद रखिएगा। तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाएगा। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जो अभयारण्य बनाए जाते हैं वो अनुच्छेद 48 के ए के द्वारा ही बनाए जाते हैं। और अनुच्छेद 49 में राज्यों का क्या कर्तव्य है? राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों, संस्थानों, वस्तुओं का संरक्षण आदि जो है ये उनका संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य होगा। राष्ट्रीय स्तर के स्मारक जैसे कि लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, ऐसे स्थानों को राज्य संरक्षण प्रदान करेगा। खुदाई में प्राप्त हुई वस्तुओं को राज्य नष्ट होने से क्या करेंगे? बचाएंगे। ये अनुच्छेद 49 के अंतर्गत उनका कर्तव्य है। और अनुच्छेद 50 तो बहुत बार पूछा गया है, 40, 44 और 50 यही तीन तो बार बार पूछे जाते हैं। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किस में बताया गया है? अनुच्छेद 50 में बताया गया है। और अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य का ये कर्तव्य होगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि की जाएगी। तो अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? भारत की विदेश नीति से संबंधित है। और भारत किस तरह की विदेश नीति का पालन करता है? गुटनिरपेक्ष विधि का पालन करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि भारत किसी के तरफ नहीं रहता है, तटस्थ रहता है, अर्थात एक दूसरे से आंतरिक मामलों में भारत कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है। शुरू करते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक कर्तव्य क्या हमारे मूल संविधान में मौजूद था? तो नहीं था। इसको संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है और संविधान के भाग 4 के ए कहिए या फिर क कहिए उसमें जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 के ए में या क में जोड़ा गया संशोधन के द्वारा। नागरिक का कर्तव्य है। ये किसका कर्तव्य है? नागरिक का कर्तव्य है। जबकि पिछले चैप्टर में मैं आपको बताया था राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो था वो राज्य का कर्तव्य था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था क्योंकि इनको संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन, जिसको लघु संविधान या मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, जिसमें स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और 1976 में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन वर्तमान समय में हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। क्यों? क्योंकि 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया है संविधान संशोधन के द्वारा। आगे आपको बताता हूँ कि ये कब जोड़ा गया। तो देखिए 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? तो ये शिक्षा से संबंधित है। और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अच्छा, 11वां मौलिक कर्तव्य में किस शिक्षा की बात की गई है? तो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के माता पिता और उनके अभिभावक का ये कर्तव्य होगा कि वे उनके लिए क्या करें? शिक्षा उपलब्ध कराएं। और मौलिक कर्तव्य का पालन न करने पर दंड का प्रावधान नहीं है, क्योंकि ये मौलिक कर्तव्य है। मौलिक अधिकार का हनन होगा वहां दंड का प्रावधान है। लेकिन जब हम किसी कर्तव्य का विरोध करते हैं तो किसी न किसी कानून का क्या करते हैं? उल्लंघन करते हैं। जब आप किसी कर्तव्य का विरोध करेंगे तब आप दोषी पाए गए, लेकिन अगर उस कर्तव्य का पालन नहीं किए तब आप दोषी नहीं है। सीधा सा इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप विरोध करेंगे तब आप दंड के भागी हैं, यदि विरोध नहीं करेंगे तो आप दंड के भागी नहीं है। और 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो विवाद हुआ था, उस विवाद के समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या क्या जोड़ा गया था? 3 शब्द जोड़े गए थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एसपीए जोड़ा गया। एसपीए का मतलब समाजवाद, पी का मतलब पंथ निरपेक्ष और ए का मतलब अखंडता। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। तथा इसी समय 1976 में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़े गए थे। 10 मौलिक कर्तव्य थे, आप ऊपर देखे भी है।